दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है दोस्तों थॉमस ग्रे ने। और ये इस वीडियो का, इस पोयम का दोस्तों कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। हम लोग दो पार्ट्स को दोस्तों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को देखिए। उन दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पिछले स्टैंजा में हमने डिस्कस किया था जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, गरीब ग्रामीण लोग हैं, उनकी जीते जीते कोई इच्छा नहीं रही, लेकिन मरने के बाद उनकी इच्छा है कि मरने के बाद उन्हें सम्मान दिया जाए। बड़े ना सही छोटे छोटे टूम्ब उनकी कब्रों पर बनवाए जाएं, उनकी कब्रों पर एलेजीज को लिखा जाए, मतलब कुछ पोएम्स को लिखा जाए। वो चाहते हैं कि उन्हें भी मरने के बाद थोड़ा सा सम्मान मिले। तो आगे की जो लाइंस हैं दोस्तों हम इस सारी की सारी जो स्टैंजाज हैं इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे, खत्म कर लेंगे इस पोएम को यहीं पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। For who to doom forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned। देखिए दोस्तों, being का मतलब होता है इंसान और प्लीजिंग का मतलब होता है खुशियों से भरा हुआ, या फिर एंजियस का मतलब होता है दुख से भरा हुआ। जो इंसान का जीवन होता है ना, वो खुशियों से या फिर दुख से भरा हुआ होता है। और ऐसे में भी कोई भी इंसान अपने इस जीवन से रिजाइन नहीं करना चाहता, इस जीवन को त्यागना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन फिर भी जो मौत है, जो डेथ है, वो आती है किस तरह से? डूम। डूम का मतलब होता है शांति से आती है, चुपके से आती है, और वो आकर क्या कर लेती है? प्रे कर लेती है। मतलब प्रे का यहां पर मतलब है दोस्तों शिकार कर लेती है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अपने जीवन को गंवाना नहीं चाहता है, लेकिन मौत समय पर आती है और हमारा क्या कर लेती है? शिकार कर लेती है। लेफ्ट द वार्म प्रीसिंट्स ऑफ द चीयरफुल डे, नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। और जो ये गांव के गरीब किसान लोग हैं, उन लोगों की आंखों में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसे वो कंप्लीट करना चाहते थे मरने से पहले। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया उनके लिए सफिशिएंट था। वो अपने जीवन से क्या थे? सेटिस्फाइड थे। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहते कि हमने अपने जीवन में ये सारी चीज नहीं की। उनकी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह गई थी। इच्छा बाकी जो रह गई थी वो थी उनके मरने के बाद, कि उनके मरने के बाद उन्हें सम्मान दिया जाए। उन्हें सम्मान दिया जाए, मरने के बाद उनकी कब्रों के ऊपर छोटे मोटे टूम्ब बनाए जाएं जिन पे राइम्स लिखी जाएं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टैंजा की तरफ। ऑन सम फोन्ड ब्रीस्ट The parting soul relies, one pious drops the closing eye requires। देखिए यहां पर वो कहते हैं, फोन्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रिय, और ब्रीस्ट का मतलब है यहां पर इंसान। द पार्टिंग सोल का मतलब है जो मरने वाला व्यक्ति है। वो मरने वाला व्यक्ति चाहता है कि वो अपने किसी प्रिय के सीने पर क्या रखे? सर रखे, और सर रखकर क्या करे? रिलाइज, आराम करे। वो व्यक्ति जो मर गया है वो चाहता है कि वो अब अपने किसी प्रिय के सीने पर सर रखकर आराम करना चाहता है। वो चाहता है सम पायस ड्रॉप्स, वो चाहता है कि कुछ जो उसके सगे संबंधी हैं, प्रिय लोग हैं, वो उसके लिए क्या करें? आंसू बहाएं। द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, और इसका मतलब है दोस्तों वो चाहता है कि मरने के बाद उसकी आंखें भी कोई ऐसा इंसान बंद करे जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो। जो उसे प्यार करता हो वही आदमी उसकी आंखें भी बंद करे। इवन फ्रॉम द टॉम्ब द वॉइस ऑफ नेचर क्राइस, इवन इन आवर एसेस लिव देयर वांटेड फायर्स। इन दो लाइनों का मतलब है दोस्तों, जो इंसान मर जाता है, मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद क्या होता है दोस्तों? जो उसकी एसेस होती हैं, जो उसकी अस्थियां होती हैं, हम उन्हें रख लेते हैं। और उन अस्थियों में भी वांटेड फायर्स का मतलब है दोस्तों एक इच्छा रहती है। क्या इच्छा रहती है? कि उन अस्थियों को भी सम्मानजनक विदा किया जाए, उन अस्थियों को भी सम्मानजनक उनका विसर्जन किया जाए। ये इच्छा उन अस्थियों के अंदर भी रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट। देखिए
फॉर दी यहां पर कहा गया है दोस्तों थॉमस ग्रे के लिए ही। थॉमस ग्रे जो हैं हमारे राइटर, उन्होंने अपने लिए ही यह चीज बोली है कि जो लोग मर गए हैं, डेड जो हो गए हैं, गांव के गरीब किसान लोग, वो कैसे थे, वो अनऑनर्ड थे, उन्हें कोई भी सम्मान नहीं मिला, जबकि उन्हें क्या मिलना चाहिए था, माइंडफुल का मतलब है रेस्पेक्ट, जबकि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी चीजें उन्हें नहीं मिली। डोस्ट इन दीज लाइन्स, डोस्ट इन दीज लाइन्स का मतलब है जो थॉमस ग्रे इस पोएम को लिख रहे हैं, देयर आर्टलेस टेल, और वो कहते हैं अपनी इस पोएम को आर्टलेस टेल, मतलब एक साधारण सी कविता जो रिलेट करेगी, मतलब बताएगी उन सारे जो डेड लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, गांव के गरीब किसान लोग हैं, उनके बारे में लिए मैंने पोएम लिखी है, जो उन्हें मरने के बाद क्या देगी, सम्मान देगी। बाय लोनली कंटेम्पलेशन लैड सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इंक्वायर द फेट। देखिए दोस्तों, इन लाइनों का मतलब समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पहले आप इस इमेज को देख लीजिए। ये एक ट्रैवलर है, कोई आदमी आप मान लीजिए जो उन मरे हुए लोगों का रिलेटिव हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है, कोई सगा संबंधी, कोई भी मान लीजिए, और ये गांव के किसान लोगों में से एक व्यक्ति है। तो यहां पर देखिए बाय चांस, चांस का मतलब है अचानक से ही, बाय लोनली कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है विचार करना, और किसके बाद विचार करना, लैड का यहां पर मतलब है दोस्तों कि जो ये लाइनें हैं, जो पंक्ति हैं, जो थॉमस ग्रे लिख रहे हैं, इन्हें पढ़ने के बाद इन मरे हुए लोगों का कोई सगा संबंधी इन लाइनों से इंस्पायर होकर विचार करे। किस बारे में विचार करे, यहां पर किंडर्ड स्पिरिट का मतलब है उन मरे हुए लोगों का सगा संबंधी, वो इनसे लाइनों से इंस्पायर होकर क्या करे, इंक्वायर करे, उन लोगों के बारे में पूछताछ करे। किस बारे में, उनके फेट के बारे में, कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसा उनका जीवन रहा। तो यहां पर देखिए ये ट्रैवलर है, कोई भी आप मान लीजिए कि कोई इंक्वायरी करने के लिए आया है, और ये जो आदमी है, गांव का बूढ़ा किसान जिसके बाल सफेद हैं, ये आगे की जानकारी देगा इस लड़के को, इस ट्रैवलर को, ये इंक्वायरी करने वाले को। ठीक है, तो सारी चीजें आगे को रिलेट होती जाएंगी दोस्तों इसी इमेज से। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये इमेज आपको यहां पर स्क्रीन पर मिली हुई है, तो ये इमेज कैसे रिलेट होगी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। हैप्पीली सम होरी हेडेड स्वाइन में से oft have we seen him at the peep of dawn। हैप्पीली का मतलब होता है दोस्तों अचानक से, होरी हेडेड का मतलब है एक किसान जिसके बाल जो हैं कैसे हैं दोस्तों, सफेद बाल हैं। स्वाइन का मतलब यहां पर दोस्तों किसान के लिए कहा गया है, गांव के किसान के लिए। वो कह सकता है, किससे कह सकता है, ये किसान इस ट्रैवलर से कह सकता है क्या, ओफ्ट हैव वी सीन हिम, हमने अधिकतर, मतलब ओफ्ट का मतलब है यहां पर ऑफन, अक्सर हमने देखा है। हिम का मतलब है यहां पर दोस्तों थॉमस ग्रे को। ये कह रहा है कि हमने अक्सर थॉमस ग्रे को देखा है, कब, सुबह के टाइम। डाउन का मतलब है यहां पर दोस्तों सुबह के टाइम उसे देखा गया है। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन। हमने उसे सुबह के समय देखा है। कहां पर देखा है दोस्तों, एक घास के मैदान से जाते हुए देखा है। हैस्टी स्टेप्स का मतलब है दोस्तों जल्दी जल्दी। जिस घास के मैदान में क्या थी, ड्यूस थी, मतलब कि वहां पर क्या थी दोस्तों, ओस पड़ी हुई थी, और ओस उसके पैरों से कैसी हो रही थी, ब्रशिंग। ब्रशिंग का मतलब है जब आप ओस पर चलते हो दोस्तों, तो आपके पैरों के निशान वहां पर बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पोएट बहुत जल्दी जल्दी उस घास के मैदान से निकलता हुआ जा रहा है, और किस तरफ जा रहा है, अपलैंड लॉन की तरफ जा रहा है, मतलब पहाड़ी की तरफ जा रहा है, हिल की तरफ जा रहा है। वो जल्दी जल्दी वहां पर क्यों जा रहा है, टू मीट द सन। टू मीट द सन का मतलब है दोस्तों सूर्य नमस्कार करने के लिए। जो पोएट है वो गांव का किसान, जो ये सफेद बालों वाला किसान है, उसको देखता था सुबह के टाइम में, जब पोएट निकल के जाते थे एक घास के मैदान से सूर्य नमस्कार करने के लिए हिल की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टैंजा की तरफ, और आगे वही किसान बताता है, क्या बताता है दोस्तों, इस ट्रैवलर को बताता है, देयर एट द फुट ऑफ योंडर नोडिंग बीच। देखिए यहां पर बीच का मतलब है दोस्तों ट्री, एक पेड़ के बारे में कहा गया है। एक पेड़ है जिसकी नोडिंग का मतलब है शाखाएं। नोडिंग का मतलब वैसे तो सर हिलाना होता है, जिसकी जो शाखाएं हैं वो हिलती रहती हैं। योंडर का मतलब है इशारा करता है। देखिए ये इशारा कर रहा है ना, ये एक पेड़ की तरफ को इशारा करता है, और फुट मतलब है दोस्तों उस पेड़ की जड़ों की तरफ वो इशारा कर रहा है।
और अब वो बताएगा उस पेड़ के बारे में। दैट रेट्स इट्स ओल्ड फंटेस्टिक रूट्स सो हाई, वो बताता है कि जो पेड़ के नीचे जो शाखाएं हैं, देखिए ये जो पेड़ की शाखाएं हैं ये कैसी करती हैं, हिल रही हैं। देखिए ये जो है पेड़ की शाखाएं, ये वृद्ध सा पेड़ है, ये हिलेंगी। इसके ऊपर जो है दोस्तों, शाखाओं के ऊपर भी क्या, ये देखिए यहां पर लटकी हुई है ना, ये भी एक तरह से जड़ टाइप की लगती हैं। तो इनको कैसी कहे जाएंगे, ये इमेजिनेटिव रूट्स कही जा सकती हैं। असल में ये रूट्स नहीं हैं, लेकिन ये जड़ों की तरह ही दिखती हैं। ही इज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच, वो कहते हैं कि ये जो पोएट है ना, वो पोएट कहां पर मिलता था, कभी कभी दोपहर के टाइम में इस पेड़ के नीचे, यहां पर वो आराम करता हुआ मिलता था। लेकिन आजकल वो यहां पर नहीं है और उसको देखा जा सकता था कहां पर, एंड पोर अपॉन द ब्रूक दैट बेबल्स बाय। देखिए पोर का मतलब है दोस्तों झुकना, झुककर कोई काम करना। कहां पर झुकते था ये पोएट दोस्तों, ब्रूक के पास। ब्रूक कहते हैं एक झरना या फिर छोटी सी नदी को ब्रूक कहते हैं। बेबल्स बाय का मतलब है दोस्तों वो क्या करती थी, एक संगीत निकालती थी। झरने के अंदर जो लहरें थी उनसे एक मधुर संगीत आता था, तो वहां पर वो पोएट झुक कर क्या करता था, पानी पीता था। वहां पर उस पोएट को देखा जा सकता है। तो इस स्टैंजा में इस आदमी ने, इस बूढ़े आदमी ने इस ट्रैवलर को बताया है कि जो पोएट है उसे दो जगह देखा जा सकता था, एक तो इस पेड़ के नीचे आराम करते हुए, दूसरे एक झरने के पास जहां पर वो पानी पीने जाया करता था। हार्ड बाय योन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, हमने क्या देखा था, हम देखते थे कभी कभी पास में घूमते हुए एक जंगल के, जहां पर वो अक्सर घूमा करते थे। नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, और हम कभी कभी उन्हें घृणा से मुस्कुराते हुए, स्कॉर्न का मतलब है घृणा से मुस्कुराते हुए देखते थे। ऐसा लगता था मानो वो इस संसार पे हंस रहे हों। मटरिंग हिज बेवार्ड फ्रांसिस ही वुड रोव, रोव का मतलब होता है दोस्तों टहलना। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। हिज बेवार्ड का मतलब है उसकी जो पोएट्री है, उसकी जो भी उसने कविताएं लिखी हैं, उनको बड़बड़ाते हुए सुना जा सकता था यहां पर घूमते हुए उस कवि को। नाउ ड्रॉपिंग, देखिए ड्रॉपिंग का मतलब होता है दोस्तों झुका हुआ सर जो होता है। वोफुल का मतलब आप समझते ही हैं, जो दुखी होता है कोई इंसान, उसका सर जो है झुका हुआ होता है। लाइक वन फोरलोन और क्रैश्ड विद केयर, देखिए एक इंसान का सर, जिसका सर जो है झुका हुआ होता है, किससे, उसके दर्द से, उसके दुखों से, उसका सर जो होता है वो झुका हुआ होता है। या फिर उसका सर किस वजह से होता है, चिंताओं की वजह से उसका जो सर है वो झुका हुआ रहता है। और किस तरह से झुका रहता है, जिस तरह से एक होपलेस लवर होता है ना, कि उसे अपने प्यार में सक्सेस नहीं मिल सकती, इस तरह से उनका भी सर झुका हुआ रहता था। तो कभी कभी वो ऐसी स्थिति में देखे जा सकते थे। किसकी बात हो रही है यहां पर, इन ट्रैवलर के बीच में और इस यंग बॉय के बीच में, और थॉमस ग्रे की बात हो रही है। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्स हिल, देखिए यहां पर वन मॉर्न का मतलब है एक सुबह को। मॉर्न का मतलब दोस्तों मॉर्निंग, एक सुबह को। अब देखिए वो ट्रैवलर जो था, उससे वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि एक सुबह को आई मिस्ड, मैंने उसे नहीं देखा। हिम का मतलब है थॉमस ग्रे को, उन्होंने थॉमस ग्रे को नहीं देखा। कहां पर, ऑन द कस्टम्ड हिल। कस्टम्ड हिल का मतलब है कोई भी काम जो आप लगातार करते हैं, जैसे कि रीति रिवाज आपके सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, उनको आज भी हम फॉलो करते हैं। तो जो पहाड़ी, हिल का मतलब है पहाड़ी, जहां पर ये पोएट घूमा करते थे, तो वो वहां पर एक दिन नहीं थे। अलोंग दी हैथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और मैंने जब आगे बढ़कर देखा तो वो कहां पर भी नहीं थे, अपने फेवरेट ट्री, जिस पेड़ के नीचे वो आराम किया करते थे ना, उसके नीचे भी मैंने उन्हें नहीं देखा। अनोदर केम का मतलब है अगले दिन, मतलब एक दिन तो उस वृद्ध आदमी ने देखा कि वो हिल पर नहीं थे, ना ही उस पेड़ के पास थे जहां पर वो आराम किया करते थे। अगला दिन आया। नोर येट बिसाइड द रिल, रिल का मतलब है ब्रूक, ब्रूक मतलब वही झरना जिसके पास वो अक्सर जाकर पानी पिया करते थे, वो उस झरने के पास भी नहीं थे। नोर अप द लॉन, नोर एट द वुड वाज ही, ना ही वो उस घास के मैदान में दिखाई पड़े जहां से निकलकर वो डेली जाते थे, और ना ही उस जंगल में जहां पर वो अकेले घूमते हुए अपनी कविताओं को बड़बड़ाते थे। तो इस किसान ने, गरीब किसान ने कहीं भी पोएट को नहीं देखा। अगला स्टैंजा है दोस्तों,
द नेक्स्ट का मतलब है दोस्तों उससे भी अगले दिन, मतलब तीसरे दिन। उस किसान ने तीसरे दिन क्या देखा? विद डर्जेस ड्यू इन सैड एरे स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सा हिम बॉर्न। उन्होंने देखा कि लोग उन्हें चर्च के रास्ते से ले जा रहे थे। और चर्च के रास्ते से किस तरह से ले जा रहे थे? उन्हें कफन में ढककर ले जा रहे थे, कपड़े से ढककर ले जा रहे थे। और वो एक शोक गीत, डर जिसका मतलब है वो शोक गीत गाते हुए वहां से उसको लेकर जा रहे थे। इसीलिए वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है? उस ट्रैवलर से अप्रोच करता है, प्रार्थना करता है और रीड करने के लिए कहता है, पढ़ने के लिए कहता है। क्या चीज? फॉर दाउ कैंस्ट रीड, क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति है, गांव का किसान आदमी है, वो चीजों को नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ा लिखा नहीं है। और वो उस ट्रैवलर से क्या करता है? अप्रोच करता है, प्रार्थना करता है कि तुम आगे आओ और इन्हें पढ़ो। द ले, जो यहां पर दफनाया हुआ व्यक्ति है, उसकी कवर पर, ग्रेव्ड मतलब उसकी कवर पर, उसके स्टोन पर कुछ लिखा हुआ है। और वो जो लिखा हुआ है ना, वो एजिड थ्रोन, वो बहुत पुराना है। और थ्रोन, उसके ऊपर जो कब्र है उसके ऊपर नागफनी के जो पेड़ हैं, कांटेदार पेड़ है ना, वो भी उगाए हैं। और जो स्टोन है उसके ऊपर जो लाइंस लिखी हुई है ना, वो धुंधली हो गई हैं। इसीलिए गांव का किसान उस ट्रैवलर को बुलाता है और आकर कहता है कि इसकी कब्र पे जो लाइनें लिखी है ना, आकर तुम इनको पढ़ो। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक ये होती है पोयम खत्म। अब आगे चलेगा इसका एपिटाफ। एपिटाफ कहते हैं दोस्तों कब्र के ऊपर जो पंक्तियां लिखी जाती हैं, जो आपने देखा होगा कब्र के ऊपर जो पंक्तियां लिखी जाती हैं उनको एपिटाफ कहते हैं। अब अगले 3 स्टैंजास में ये एपिटाफ चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से समझना है। Here rest his head upon the lap of earth, a youth to fortune and the fame unknown। देखिए यहां पर उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ है, जब वो ट्रैवलर इन लाइंस को पढ़ता है, वो कहता है कि यहां पर उस इंसान को दफनाया गया है जो इस कब्र के अंदर दफनाया हुआ है, जिसे कभी भी अपनी लाइफ में फॉर्च्यून मतलब उसका भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया और ना ही उसे फेम मिला। वो इन दोनों चीजों से क्या रहा? अननोन रहा। इस इंसान को जो इस कब्र के अंदर दफनाया हुआ है, जब ये जीवित था तो इसे कभी भी फॉर्च्यून या फिर फेम नहीं मिला। फेयर साइंस का मतलब है दोस्तों ज्ञान मिलना। जो ज्ञान है, फ्रॉन्ट का मतलब है दोस्तों अपनाया। ज्ञान जो है उसने भी उसे नोट मतलब नहीं अपनाया, ज्ञान ने भी उसे नहीं अपनाया। उसे ना तो फॉर्च्यून ने अपनाया, ना फेम ने अपनाया, ना फिर उसे ज्ञान ने अपनाया। ही इज हम्बल बर्थ, और उसका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? एक गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ था। एंड मेलनकली मार्ड हिम फॉर हर ऑन, और उसे अपनाया तो किसने अपनाया? मेलनकली ने अपनाया, मतलब दुख, दर्द, उदासी। मार्क्ड का मतलब है अपनाना। उन्हें किसने नहीं अपनाया था? फॉर्चून ने नहीं अपनाया, फेम ने नहीं अपनाया, फेयर साइंस ने नहीं अपनाया। और अपनाया तो किसने? मेलनकली ने, दुख दर्द ने उसको अपनाया। और कैसे? फॉर हर ऑन, मतलब अपने मित्र की तरफ। जो मेलनकली है उसने अपने मित्र की तरह इसे अपना लिया, दुख दर्द ने उसको अपनाया। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टैंजा की तरफ। Large was his bounty and his soul sincere, heaven did a recompense as largely sent। देखिए जो पोएट है उसका जन्म कहां पर हुआ था? एक गरीब फैमिली में हुआ था। ना तो उसे फेम ने अपनाया, ना उसे फॉर्च्यून ने अपनाया, ना ही उसे फेयर साइंस ने अपनाया। उसका जो जीवन था वो बहुत ही बेकार उसे फील हो रहा था। लेकिन उसे एक लार्ज का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, और बाउंटी का मतलब है खजाना। उसे हेवन की तरफ से, भगवान की तरफ से एक खजाना दिया गया था। रिकम्पेंस का मतलब होता है उसके बदले में। उसे कोई भी फेम या फिर फॉर्चून नहीं मिला तो भगवान ने उसे एक खजाना दिया। किस तरह के खजाना दिया उसने? ही सोल सिंसियर, उसने उसकी आत्मा को क्या बना दिया? पवित्र बना दिया। जो नीडी लोग थे उनके लिए उसके अंदर सिंपैथी भर दी, उसे अच्छे काम करने के लिए बनाया था। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड ए टीयर, ही गेन फ्रॉम हेवन इट वॉज ऑल ही विश्ड ए फ्रेंड। देखिए जो भी कुछ था पोएट के पास, जो भी कुछ था उसने दे दिया। किसको दे दिया? मिजरी, मतलब जो लोग दुखी थे, जिन लोगों को कुछ भी मिलने से खुशी मिल जाती तो पोएट ने जो भी कुछ उसके पास था उसने उन गरीब लोगों को दे दिया। ऑल ही हैड, जो कुछ भी उसके पास था, इवन ए टीयर, जो भी उसके पास आंसू उन लोगों के लिए वो बहा सका, उसने उन लोगों के लिए आंसू भी बहाए उनके सम्मान में। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, जो कुछ भी उसे भगवान के पास मिला, इट वॉज ऑल ही विश्ड,
और ये वही सब चीजें हैं जो एक्चुअली वो चाहता था। जो गरीब किसान लोग हैं या पोएट हैं, वो क्या चाहते थे कि उन्हें चाहे जीवन में मिले कुछ मिले ना मिले, सम्मान मिले, मरने के बाद उनके लिए कोई एक आंसू बहे। तो यही पोएट ने उन गरीब किसानों के लिए करा। और वो पोएट भी चाहता है कि कोई अभी उसकी कब्र पे यदि उसको विजिट करने के लिए आए तो उसको वो सिंपैथी दे, उसके लिए आंसू बहाएं, जिससे मरने वाले की आत्मा को ऐसा लगे कि उसे कोई चाहने वाला है, उसकी आत्मा को शांति मिले। और दोस्तों ये है इस पोयम का लास्ट स्टैंजा, और इसके बाद ये पोयम दोस्तों खत्म हो जाएगी। नो फर्दर सीक his merits to disclose or draw his frailties from their dread abode। और यहां पर वो कहते हैं कि अब उन लोगों से कहते हैं जो लोग इस कब्र में दफनाए हुए इंसान के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि अब कुछ मत ढूंढो। सीख का मतलब है कुछ डिस्कस मत करो, कुछ मत ढूंढो। किसके बारे में? उसके मेरिट्स के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, या फिर उसकी बुराइयों के बारे में अब तुम कुछ भी डिस्क्लोज मत करो। चाहे वो अच्छा आदमी था, चाहे वो बुरा आदमी था, अब वो कहां पर है? अपनी ड्रेड एबोर्ड में है, अपनी कब्र में है। अब उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में डिस्कस करके कोई भी फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? आगे की 2 लाइनों में बताया गया है। देयर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज द बोसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। देखिए यहां पर फादर और जो गॉड है ये भगवान के लिए ही बोला गया है दोस्तों, कि भगवान के सीने में वो अच्छाइयां और बुराइयां जा चुकी हैं। वो सारा जो चिट्ठा है उसकी अच्छाइयों का और बुराइयों का कहां पर पहुंच चुका है? भगवान के पास पहुंच चुका है। और भगवान ही अब जजमेंट देंगे कि उसको अपने सीने से लगाएं या उसको पनिशमेंट दें। तो अब हमारे पास अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उसकी अच्छाइयां करें या बुराइयों को बताएं। ठीक है, तो भगवान को अब ये चीजें डिसाइड करने दो कि उसको दंड दिया जाएगा या फिर उन्हें भगवान अपने गले से लगाएंगे। आई होप दोस्तों ये पोएम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।